Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our chapter number 5, that is principle of inheritance and variation. It means we are going to start genetics of the part of biology, and in this chapter we will discuss about the Mendelian genetics, and then we will discuss about some more topics of the chapter. So let's start the chapter, that is principles. You will write principles of inheritance and variation. You can see in the topic or in the title of the chapter that two words are there. One is inheritance, second one is variation. Okay, so what is inheritance and what are variations? First of all you should know that inheritance क्या होता है और variations क्या होती है. ठीक है, inheritance is the process by which characters passed from parents to the progeny. You all know that we have some characters like our parents. हम अब बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, चाहे वो हमारा नेचर है, चाहे वो हमारी बॉडी फिगर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है. ओके, सो व्हाट हाउ इट हैपन, कैसे होता है ये सब? पेरेंट से प्रोजेनी तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जीन्स आती हैं. और यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली दैट इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, पेरेंट से प्रोजेनी तक जो है कैरेक्टर्स आते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस. क्लियर? सो हाउ व्हाट यू विल राइट हियर, इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स are passed from parents to progeny. Progeny means next generation, baby. Okay, progeny or offspring you will write. Second term is variation. What do you mean by variation? Now I told you that parents जैसे रिजेंबल करते हैं, हम पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स जैसी हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी तो है ना जो पेरेंट्स से अलग हैं. कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में. उन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन. सो व्हाट यू विल राइट, दीज आर डिफरेंसेस. ये क्या है? वो डिफरेंसेस हैं. किसके बीच में? डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी. प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग यू कैन राइट. पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो डिफरेंस होते हैं उन डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है? वेरिएशन. समझ आया? तो तब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वेरिएशंस की बात करते हैं, तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है. वो साइंटिस्ट कौन है? जी.जे. मेंडल. ग्रीगोर जॉन मेंडल. जी.जे. मेंडल. This scientist is very famous, or you can say genetics is due to this only. इस scientist की वजह से ही genetics है. He is known as father of genetics. इन्हें father of genetics क्यों कहा जाता है? Because he has done a lot of work in the field of genetics. Genetics के फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? father of genetics. जी.जे. मेंडल क्या थे एक्चुअल में? Let me tell you some दैट कुछ स्टोरी बताती हूँ उनके बारे में. जी.जे. मेंडल वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड. बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते थे वो अपने स्कूल लाइफ में. एंड व्हाट हैपन, ड्यू टू सम प्रॉब्लम ही गो इनटू डिप्रेशन. वो डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड ही बिकेम मंक. वो मंक बन जाते हैं. मंक क्या होता है? लाइक प्रिस्ट, पुजारी होते हैं ना मंदिर में, ऐसे ही मंक होते हैं चर्चेज में. ही वेंट टू अ चर्च. वो चर्च में चले जाते हैं और चर्च में एक स्कूल है, उस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं. ठीक है, स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे वो पढ़ाते हैं और उस स्कूल के बाहर एक गार्डन है. वहाँ पे एक गार्डन था और वो स्कूल में टीच भी करते थे और गार्डन में वहाँ पे कुछ खेती वेती भी कर लेते थे. गार्डन में एक प्लांट था, उसका नाम था गार्डन पी. क्या नाम है? गार्डन पी. नॉट स्वीट पी. स्वीट पी इज डिफरेंट फ्रॉम गार्डन पी. गार्डन पी का जो बायोलॉजिकल नेम है और बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम स्टाइवम. बट जो स्वीट पी है वो लेदाइरस होती है. क्लियर? तो देर इज डिफरेंस बिटवीन गार्डन पी एंड स्वीट पी. दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम इन एमसीक्यू फॉर्म दैट ऑन विच प्लांट मेंडल डिड वर्क. किस प्लांट पे मेंडल ने काम किया? तो उनमें एक ऑप्शन स्वीट पी भी हो सकता है. ठीक है, तो गार्डन पी इज द करेक्ट आंसर.
सो ही वट ही साद, वहाँ पे वो मटर के जो है प्लांट उगा रहे थे, और उन प्लांट्स में उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा लंबे थे और कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा छोटे थे। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन में होता है ना कि हमारी पॉपुलेशन में क्या है, हम एक एवरेज से हाइट के हैं, बहुत लंबे हैं तो थोड़े से छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई 8 फीट का है और कोई सिर्फ 2 फीट का है, ऐसा नहीं है, हम एक एवरेज सी हाइट के हैं, लगभग मिलते जुलते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट पी की प्लांट में मेंडल ने क्या देखा कि या तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा टॉल था या प्लांट बहुत ही ज़्यादा ड्वार्फ था, बहुत छोटा था। तो वो यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है कि मतलब ये प्लांट ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो व्हाट ही हैज़ डन फ्रॉम 1856 टू 1863, 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। वो पी प्लांट पे स्टडी करते रहे 7 सालों तक, और इसी ड्यूरेशन में उन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम आज तक भी पढ़ते आ रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी बिना प्रॉब्लम के, किसी टाइप की कोई कमी के, हम इन तीनों लॉ को आज तक भी पढ़ते आ रहे हैं। 7 सालों तक उन्होंने काम किया, ठीक है। एंड इन 1865 उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करा दिया एक मैगजीन में। एंड मेंडल कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज एन यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में एक जगह है ब्रुन, उस जगह पर उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश कराया एक मैगजीन, एक लोकल सी मैगजीन में उन्होंने अपना काम पब्लिश करा दिया। बट किसी ने उस काम को किसी टाइप की इंपॉर्टेंस नहीं दी, नोबडी पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट वर्क, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, वो काम ऐसे रखा, तो मेंडल भी बेचारे ऐसे ही रहे, एंड कुछ टाइम बाद वो उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए वो। फिर क्या होता है, इन 1900 3 साइंटिस्ट होते हैं, एंड 2 साइंटिस्ट आर डी वराइज, कॉरेंस एंड द शर्मार्क। दीज 3 साइंटिस्ट वर डूइंग वर्क। अब ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है। एंड जैसे जब भी साइंटिस्ट काम करते हैं तो वो बहुत सारी थ्योरीज और मैगजीन्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। उन्होंने मेंडल के वर्क को देखा कि इसमें तो, इस काम में तो बहुत दम है, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा काम किया है मेंडल ने। तो उन्होंने क्या किया, दे रीडिस्कवर्ड देयर वर्क, रीडिस्कवर्ड दी मेंडल्स वर्क। मेंडल के काम को उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया, रीडिस्कवरी की उस काम की, और उसको पहचान दिलाई, ठीक है, इन 1900। और उसके बाद की ये स्टोरी है, समझ आया। अब क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। पी प्लांट पे उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया, सारा ही काम मतलब उन्होंने पी प्लांट पे किया है। अब ये मेन क्वेश्चन है ना कि पी प्लांट ही क्यों, इतनी सारी वैरायटी है, बायोडाइवर्सिटी रिच है हमारा वर्ल्ड, तो उन्होंने सिर्फ पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। सो क्वेश्चन, why Mendel selected pea plant। मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट क्यों किया, दिस क्वेश्चन इज देयर, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट। अब पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट। पी प्लांट कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मीन्स वो जो अपने सीड करता है, वो अपनी जनरेशन जो लेके आता है वो 1 साल में ले आता है, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ती। तो ही सिलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज पी प्लांट इज एनुअल प्लांट। वो कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है। ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 साल तक मेंडल वेट करेगा एक जनरेशन के लिए, नो। सेकेंड रीजन, दिस प्लांट हैज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट। इस पी प्लांट में बहुत सारे ट्रेड्स एक दूसरे के अपोजिट थे। अपोजिट मीन्स लाइक कुछ पी प्लांट ऐसे थे जिनमें पर्पल फ्लावर आता है, कुछ पी प्लांट ऐसे थे जिसमें वाइट फ्लावर आता है, कुछ पी प्लांट बहुत टॉल थे, कुछ पी प्लांट बहुत ड्वार्फ थे। इस तरह के कैरेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा थे। थर्ड रीजन, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। पी प्लांट बहुत ज़्यादा सीड बनाता है, दिस इज द रीजन। इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वॉज ही सो सक्सेसफुल। व्हाई वॉज ही सो सक्सेसफुल।
तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए? फर्स्ट रीज़न, लार्ज सैम्पलिंग साइज, कि वो क्या करते थे, ऐसा नहीं था कि 2-4 प्लांट को स्टडी किया और उसी के बेस पे अपने रिजल्ट निकाल दिए। नो, ही टुक अ लॉट ऑफ प्लांट, अ लॉट ऑफ सैंपल, देन ही केम एट द कंक्लूजन, तब वो कंक्लूजन पर आते थे, इसीलिए वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। सो व्हाट यू विल राइट, लार्ज सैंपल साइज। क्लियर? सेकंड, अब बायोलॉजी में वो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में वो रिसर्च कर रहे हैं और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा थी और उस नॉलेज को उन्होंने बायोलॉजी में यूज़ किया। सो व्हाट यू विल राइट हियर, यूज नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में उन्होंने मैथ्स और स्टैटिक्स की नॉलेज को भी बहुत यूज़ किया, इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। थर्ड रीज़न ये था, मेटिकुलस रिकॉर्ड ऑफ डाटा, मेटिकुलस रिकॉर्ड ऑफ डाटा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटिकुलस रिकॉर्ड? मेटिकुलस मीन्स माइनर सा भी अगर कोई उनको रिजल्ट दिख रहा है, माइनर सा भी कुछ चेंज, कुछ नई चीज दिख रही है, उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया, नेग्लेक्ट नहीं किया कि चलो इसको तो कोई नहीं है तो थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं। नो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिकॉर्ड ही नोटेड डाउन, इसीलिए ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। इसीलिए आज तक हम उनको पढ़ रहे हैं चीजों को। समझ आया? अब थर्ड थिंग ये आती है कि सक्सेसफुल तो हो गए, मान लिया, बट इतने सालों तक उनकी डिस्कवरी ऐसे छुपी क्यों रही? वो फैली क्यों नहीं, स्प्रेड क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं जानी गई? सो व्हाट यू विल राइट द क्वेश्चन दैट व्हाई Mendel's work not came into light earlier. You can make any form of question कि वो पहले क्यों नहीं उसके बारे में पता चला। सबसे पहली बात तो पुराने टाइम पे आज की तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था। तो कम्युनिकेशन नहीं था तो हम कैसे मेंडल के वर्क को दूसरी जगह पर पहुंचाएं? ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड एट दैट टाइम। सेकेंड रीज़न ये रहा कि जो उन्होंने आइडिया दिया था मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को बायो में यूज़ करने का, उस आइडिया को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैथ्स बायो में कैसे आ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि एक फैक्टर उन्होंने टर्म दी थी, जीन एक टर्म दी थी। जीन तो चलो बाद में नाम आया, फैक्टर्स के बारे में बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग तक लेकर आते हैं, बट उनका कोई फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए थे, इसीलिए भी उनका काम जो है बहुत जल्दी पहचाना नहीं गया। सो व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट रीजन दैट कम्युनिकेशन was not good, communication was not good at that time. उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। क्लियर? सेकेंड रीजन, हिज आइडिया ऑफ यूजिंग मैथ्स was not well accepted, उनका आइडिया मैथ यूज करने का एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकंड, ही डिड नॉट गिव, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव फिजिकल प्रूफ, किस चीज का प्रूफ नहीं दिया? ऑफ फैक्टर्स। अब do you know this thing that if any scientist doesn't give any proof of his research then that theory is not accepted, वो थ्योरी एक्सेप्ट ही नहीं की जाती, उसको माना ही नहीं जाता। तो किसी टाइप का प्रूफ नहीं दे पाए थे फैक्टर्स का, इसीलिए वो फेल माने गए, या यूँ कह लो कि बहुत लंबे टाइम तक उनके काम को पहचान नहीं मिली। तो दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया, इतने सक्सेसफुल वो कैसे हो गए, और उनका काम बहुत दिनों तक जाना पहचाना क्यों नहीं गया। समझ आ गया? अब बिफोर वी स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम स्टार्ट करें, उससे पहले तुम्हें कुछ टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है। सम बेसिक टर्म्स आर देयर
विच विल बी यूज इन द चैप्टर अगेन एंड अगेन। तो बार बार जब उनको यूज किया जाएगा तो तुम्हें कोई डिफिकल्टी ना आए, उससे पहले ही हम उन बेसिक टर्म्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। क्लियर? सो वो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट टर्म इज, you will write here basic terms. First term is homologous chromosome. Homologous chromosome. Chromosome तो you know very well. Chromosome सबको पता है कि these are thread-like structures and which are present in nucleus. कैरी कैरेक्टर्स। सो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि सब दिस थिंग ऑल्सो यू नो कि वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम मेल पेरेंट, वन क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड देन पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर देयर। मीन्स कभी भी कोई क्रोमोसोम अकेला नहीं होता है। मान लो मैं बात कर रही हूँ कि 10th क्रोमोसोम, तो 10th क्रोमोसोम का मतलब है ना कि एक क्रोमोसोम होगा। 10th क्रोमोसोम मीन्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। इफ आई एम सेइंग कि सेकंड क्रोमोसोम, मैं सेकंड क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। क्रोमोसोम नेवर रिमेन अलोन, वो कभी अकेले नहीं होते हैं, बिकॉज एक मेल से फीमेल से आया, एक मेल से आया, दोनों जब कंबाइन होते हैं तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनता है। सपोज दिस इज क्रोमोसोम 1 एंड नाउ दिस इज क्रोमोसोम 2। ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर कोई जीन है एंड दिस जीन इज पोज फॉर हेयर कलर। ये जीन हेयर कलर के लिए है। और यहाँ पे भी कोई जीन है, ये जीन भी हेयर कलर के लिए है, ये जीन भी किसके लिए है, हेयर कलर के लिए, ठीक है। When two chromosome are there and they carry same gene for same character at same position, समझ रहे हो कि सेम पोजीशन पर अगर दो क्रोमोसोम में सेम पोजीशन पर कोई जीन सेम कैरेक्टर को कोड कर रही है तो उन क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मीन्स सेम, लोगस वर्ड लोकस के लिए यूज हुआ है पोजीशन के लिए, कि सेम पोजीशन पर अगर कोई सेम जीन प्रेजेंट है, वो सेम कैरेक्टर को कोड कर रही है, तो उन दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहीं से एक टर्म आती है दैट इज लोकस। लोकस मीन्स पोजीशन, इट इज पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे जो पोजीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, लोकस। It means you will say that if a gene present at same locus in two chromosome, then these two chromosome will be known as homologous chromosome. Second term जो आती है that is gene. जीन क्या है, मेंडल ने तो जीन को क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था, उसके बाद टर्म दी गई है जीन। तो व्हाट इज जीन, जीन इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, it is the segment of DNA which can make complete RNA, which can make complete RNA and then protein, जीन एक डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जो कंप्लीट आरएनए बना सकता है और फिर प्रोटीन बना सकता है। एंड यू नो वेरी वेल जीन कंट्रोल कैरेक्टर्स, जीन क्या करती है, कैरेक्टर कंट्रोल्स करती है। या यू कैन से जीन से फाइनली प्रोटीन बना है तो प्रोटीन कंट्रोल कैरेक्टर्स, बोथ थिंग्स आर सेम। नाउ टू वर्ड्स आर देयर, वन इज कैरेक्टर, सेकेंड इज ट्रेट। अब इनमें क्या डिफरेंस है पहले इनको जान लें तभी आगे हम बढ़ेंगे। कैरेक्टर है एक और एक है ट्रेट। देखो मैं तुम्हें बोल रही हूं आई कलर, आई का कलर, तो आई कलर इज अ कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है। अब आई कलर किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है और किसी की ब्लू आइज है। ये तीनों चीजें क्या हैं, दीज आर ट्रेट्स। मीन्स वन कैरेक्टर है मैनी ट्रेट्स, मे बी 2, 3, 4 कितने भी ट्रेट्स हो सकते हैं। तो एक कैरेक्टर में कई ट्रेट्स होते हैं। आई कलर एक कैरेक्टर है और ये इसमें क्या है, ट्रेट्स है। समझ आ गया।
तो कैरेक्टर और ट्रेट का जो है डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया। जीन पता चल गई कि जीन क्या होती है, सेगमेंट होती है डीएनए का, एक पीस होती है डीएनए का जो कंप्लीट आरएनए बनाने की कैपेसिटी रखती है और फिर प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखती है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला ये एक जीन है जो हेयर कलर को बताती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़नी है वो है अलील। जीन और अलील दोनों को साइड बाय साइड पढ़ेंगे कि जीन क्या होती है और अलील क्या होती है। जीन एंड अलील। सो यू विल राइट हियर थर्ड जीन अलील। नाउ सी, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है ये, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर एक जीन है और इस पर भी एक जीन है। ये जो जीन है ये टी है जो कोड कर रही है टॉल हाइट के लिए, ठीक है। यहां पर भी एक जीन है टी, ये भी किसके लिए कोड कर रही है, टॉल हाइट के लिए, ठीक है। ये क्या बन गया, टी टी, टॉल हाइट को कोड कर रही है। ये जो जीन है, ये जो जीन है ये एक नॉर्मल जीन है और नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी। नॉर्मल जीन है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी, इसलिए प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। समझ आया? ये तो हुआ फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। यहाँ पे जीन है और इसमें भी यहाँ पे जीन है। दिस जीन इज टी, दिस जीन इज स्मॉल टी। ये तो एक नॉर्मल जीन है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी। नॉर्मल जीन विल मेक नॉर्मल प्रोटीन एंड प्लांट विल बिकम टॉल। इसके अकॉर्डिंग प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जीन फॉल्टी जीन बन गई। इसमें किसी वजह से कोई फॉल्ट आ गया, कोई डीएनए कॉपी हो रही थी तो डीएनए कॉपी होने में इनएक्यूरेसी हो गई एंड दिस जीन बिकम फॉल्टी। तो ये तो टॉल बनाएगी नहीं, फॉल्ट आ गया इसमें, बट ये टॉल बना रही है। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ से टी टी बन जाता है और यहाँ से कैपिटल टी था, यहाँ पे बन गया टी टी। बट क्या होता है कि प्लांट में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता और ये प्लांट कैसा हो जाता है, टॉल ही बन जाता है, बेशक से फॉल्टी जीन थी। अब तीसरा केस आता है। यहाँ पे फिर से दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जीन है और यहाँ पे भी जीन है, ठीक है। ये स्मॉल टी को और ये भी स्मॉल टी को, मीन्स दोनों ही फॉल्टी जीन हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, फॉल्टी जीन, दोनों में ही फॉल्ट आ गया। अब दोनों में फॉल्ट है तो कोई भी टॉल के लिए कोड नहीं करेगी, नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनाएगी, दोनों फॉल्टी हैं। तो इस केस में क्या होता है, प्लांट कैसा रह जाता है, ड्वार्फ। इट डजंट बिकम टॉल, प्लांट छोटा रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है। तो मैं क्या बता रही हूँ, तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक जीन है, जीन है कैपिटल टी, ठीक है। लेकिन इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आ सकता है। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है जीन की, वेरिएबल फॉर्म है कि जीन थोड़ी चेंज हो गई है, स्मॉल टी बन गया है, अल्टरनेट फॉर्म हो गई है जीन की, इस अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोलते हैं, अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट और वेरिएबल फॉर्म ऑफ अ जीन is called allele, which can code for same trait or different trait. समझ आ गया? Is there any doubt? I hope everything is clear from here. जीन और अलील का डिफरेंस तुम्हें पता चल गया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे टॉल प्लांट है, यहाँ पे भी टॉल है, यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है। जब दोनों ही लेटर सेम हैं, दोनों ही जीन सेम है, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है होमोजाइगस कंडीशन। कैसी कंडीशन, होमो मीन्स सेम, कैसी कंडीशन है ये, होमोजाइगस कंडीशन। व्हेन वन कैरेक्टर इज डिफरेंट एंड वन लेटर इज डिफरेंट देन दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये नेक्स्ट टर्म थी जो हमने करनी थी, यहीं से समझ आ गई तुम्हें। दिस इज होमोजाइगस व्हेन बोथ लेटर आर सेम एंड दिस इज हेट्रोजाइगस व्हेन बोथ लेटर्स आर डिफरेंट। समझ आया? नेक्स्ट थिंग, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वर्ड से पता चल रहा है जो किसी दूसरे को डोमिनेट करेगा, उसके ऊपर अपना हक जताएगा, उसको स्प्रेस दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ से टॉल बना, दोनों टी टी थे तो टॉल प्लांट बन गया।
यहाँ पे एक कैपिटल था एक स्मॉल था, फिर भी टॉल प्लांट बन गया। इसका मतलब जो ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है, तो ये हो जाएगा डोमिनेंट। ये कौन सी जीन हो गई? डोमिनेंट जीन हो गई या डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन? एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। कब? इन प्रेजेंस ऑफ अदर, इन प्रेजेंस ऑफ अदर, किसी दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को बताए कि मैं हूं, दैट इज डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर। अब जो ये एक्सप्रेस हो गया है, बेचारा अपने आप को नहीं बता पाया है, वो हो जाएगा रिसेसिव जीन या रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव कैरेक्टर, विच कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन। वो कब एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? ये किया ना, जब सेम आइडेंटिकल उसी जैसी कोई जीन होगी, उसी जैसी एलील होगी, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, देन ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहां से टॉल, ये भी टॉल, और ये वाला क्या बन गया? ड्वार्फ। समझ आया? एनी डाउट? अच्छा यहाँ पे जो है कैपिटल टी है तब टॉल है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी टॉल है, तो ये क्या है ये सब? लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं ये वाला रफ करके बताती हूँ तुम्हें। वन टर्म इज phenotype, second term is genotype। ठीक है, phenotype, genotype। phenotype क्या है? it is external appearance, external appearance means बाहर से देखने में, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, appearance। ठीक है ठीक है, external appearance जो बाहर दिखता है। ये टॉल दिख रहा है हमें, कोई प्लांट हमें दिख रहा है, हम देख के बता दे टॉल है, ये ड्वार्फ है, वो फिनोटाइप होती है। किसी बच्चे को देख के बता दे कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो वो फिनोटाइप होती है। जीनोटाइप क्या होती है? इट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट, जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट या कोई भी, जस्ट यू कैन राइट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। मीन्स दो प्लांट है हमारे पास, दोनों ही टॉल है, देखने से कैसे लग रहे हैं? टॉल, तो उनकी फिनोटाइप क्या हो जाएगी? टॉल। बट जब उनकी जीनोटाइप स्टडी की जाएगी तब कैसे पता चलेगा कि कौन ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है? तो जब हम उनकी जीनोटाइप स्टडी करेंगे, जेनेटिक मेकअप को स्टडी करेंगे, तो एक तो कैपिटल टी आया और एक आया कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो ये जो दो चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। और बाहर से देखने में दोनों टॉल लग रहे हैं, बाहर से जो दिखता है वो क्या है? फिनोटाइप। समझ आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे मेंडल की, फिर से पी प्लांट पे आ जाते हैं। हम पी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को देखा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे पी प्लांट में जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। कुछ पी प्लांट में कैसे फ्लावर हैं, कुछ पी प्लांट में कैसे हैं। तो मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स को, 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे इन्हीं पे काम करना है। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में मेंडल ने बात की है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट हाइट की, देन प्लांट फ्लावर। फ्लावर में दो चीजें, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। फिर बात करेंगे प्लांट सीड। सीड में भी दो चीजें, सीड की शेप और सीड का कलर। फिर बात करेंगे प्लांट फ्रूट। फ्रूट में भी दो चीजें, फ्रूट की शेप और फ्रूट का कलर। अब इन सभी कैरेक्टर्स में हमने दो चीजें देखनी है, एक तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और एक रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। अब डोमिनेंट रिसेसिव तो क्लियर है, तुम्हें समझ आ गया क्या है डोमिनेंट रिसेसिव। तो प्लांट की हाइट देखनी है और फिर ये देखनी है चीजें हमें। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्लांट फ्रूट, जब भी हम मटर लेने जाते हैं
ठीक है। हम क्या देखते हैं, मोटी मोटी मटर छांटते हैं, हम सिलेक्ट कौन सी मटर करते हैं, जो थोड़ी मोटी मोटी दिखाई देंगी, जो पिचकी हुई होंगी, पतली पतली होंगी, उन मटर्स को हम नहीं लेंगे। तो प्लांट की शेप, यानी जो हम चाहेंगे ना वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो हम नहीं लेना चाहते वो रिसेसिव ट्रेट है। ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। तो प्लांट का फ्रूट की शेप, तो जो वो मैं मटर की बात कर रही हूँ, जो थोड़ी मोटी मोटी मटर हैं उनको बोलते हैं फुल शेप, और दूसरी जो पिचकी हुई मटर है उनको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर रिसेसिव है और फुल कैरेक्टर डोमिनेंट है। कलर, अब हम मटर कौन सी लेते हैं, ग्रीन कलर की मटर आती है कि येलो येलो आती है, हम कौन सी लेते हैं, ग्रीन वाली, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा ग्रीन, और यहां पे आ जाएगा येलो। अब हम बात करते हैं सीड की। अब मटर को हमने खोला और सीड निकालते हैं, मटर के दाने निकालते हैं। सीड की शेप, हमें मोटे मोटे दाने ज़्यादा पसंद आते हैं बजाय वो जो पिचके हुए हैं जिनकी शेप खराब हो रखी है। तो शेप राउंड, डोमिनेंट कौन सी हो जाएगी, राउंड, और रिसेसिव कौन सी हो जाएगी, रिंकल्ड, जिस पे झुर्रियां आ गई हैं। अब सीड में धोखा हो जाता है, मटर तो हमने देख ली, ग्रीन वाली छांट के ले आए हम सिलेक्ट करके, बट अंदर से सीड निकल गए येलो। तो यहाँ पे कलर कैसा डोमिनेट हो जाएगा सीड का, येलो, और रिसेसिव कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है। उसके बाद प्लांट का फ्लावर आता है। फ्लावर की पोजीशन, दो पोजीशन है, एक एक्सियल पोजीशन और रिसेसिव जो हो जाएगी वो टर्मिनल पोजीशन। अब एक्सियल टर्मिनल क्या होते हैं, सपोज दिस इज प्लांट, ऐसे ऐसे की लीफ जा रही है भाई ये, ठीक है, और यहां से फ्लावर निकला है, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता गया, यहाँ इसकी लीफ है, यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी एक फ्लावर आ गया है। ये एक्सियल पोजीशन होती है कि टिप पे नहीं, कॉर्नर पे नहीं। और दूसरी पोजीशन होती है टर्मिनल की, टर्मिनल पे फ्लावर जरूर होगा, यानी टिप पे फ्लावर जरूर होगा, बाकी जगह देखा जाए। समझ आया। तो एक्सियल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और टर्मिनल जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर का कलर, अब डोमिनेंट है, कुछ तो कलर लाएगा ना, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो कैसा कलर, वॉयलेट, जो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा बेचारा, कलरलेस है, इट मीन्स दैट इज व्हाइट। प्लांट की हाइट, टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव। यू हैव टू लर्न दैम, दिस क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड एग्जाम। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे पी प्लांट के 7 जो मेंडल ने स्टडी किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किए, अब उनके एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। व्हाट ही हैज डन, उसने एक फ्लावर लिया, एक पी प्लांट लिया, एक फ्लावर लिया, ठीक है, और ये उसमें क्या है, ये हो गया फीमेल पार्ट, और ये बना रही हूं मैं जो ये क्या है, मेल पार्ट। एक उन्होंने मेल पेरेंट ले लिया और एक इधर ले लिया फीमेल पेरेंट, ठीक है। ऐसे ही फिर एक और फ्लावर बना लो, इसकी कार्पेल एंड देन ये स्टेमन, ठीक है। व्हाट ही हैज डन, फीमेल पार्ट से उन्होंने इन एंथर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, यानी इमेस्कुलेशन कर दिया। व्हाट ही हैज डन, इमेस्कुलेशन, एंड देन क्या किया, बैगिंग। ये हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए किया ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन ना हो। हटा दो, इनको हटा दिया, इसको बैग से कवर कर दिया। देन ही डस्टेड पोलन फ्रॉम दिस एंथर टू दी स्टिग्मा। पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद उन्होंने यहाँ से ये सीड कलेक्ट कर लिए, सीड कलेक्ट करके उन्होंने फील्ड में ग्रो कराया, और यहाँ से क्या हुआ, पी के प्लांट बन गए। क्या बन गए, पी के ऐसे प्लांट बन गए हैं ये। एंड दिस पी प्लांट इज नोन एज F1 जनरेशन। पेरेंट्स की जब क्रॉसिंग हुई तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी आई, फर्स्ट प्रोजेनी आई, उसको क्या बोला, F1 जनरेशन। फिर से इनके साथ यही वाली चीजें की, एमेस्कुलेशन, बैगिंग, एंड इनको पेरेंट लेके फिर क्रॉसिंग कराई, और फिर नेक्स्ट जो पी प्लांट बने, फिर से सीड कलेक्ट करा, फील्ड में ग्रो कराया, फिर से प्लांट बने, एंड दिस जनरेशन इज नोन एज F2 जनरेशन। ये सब क्रॉस किया मेंडल ने, समझ आया। अब हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस क्या है एक्चुअल में, पेरेंट्स की मेटिंग कराना, उनका रिप्रोडक्शन कराना, नेक्स्ट प्रोजेनी मिलने के लिए, पाने के लिए, उसको बोलते हैं क्रॉस। तो उन्होंने क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या जो एनसीईआरटी में तुम्हारी हेडिंग है दैट इज इनहेरिटेंस
ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक कैरेक्टर को स्टडी करके जो क्रॉस कराया गया उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो व्हाट ही हैज डन, सबसे पहले उन्होंने लिए पेरेंट्स। पेरेंट्स की फिनोटाइप क्या है, एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया। फिर पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या ली उन्होंने, टॉल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल के लिए स्मॉल टी, ड्वार्फ प्लांट के लिए। अब बनेंगे इनके गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर। तो गैमेट्स बनाते हैं, जब ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ से एक ही गैमेट बनता है। जब दोनों सेम हो, ये भी दोनों सेम है तो यहाँ से भी एक ही गैमेट बनेगा। इनकी अब क्या करवाई है, सेल्फिंग। क्या करवाई है, सेल्फिंग। क्रॉसिंग हुई तो यहाँ पे बने सारी जनरेशन TTI। ये कैसी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन। दिस इज F1 जनरेशन। समझ आया। अब सारे प्लांट कैसे आ गए F1 जनरेशन में, टॉल आ गए। कैसे आए, टॉल, क्योंकि हमने बात की थी कैपिटल T डोमिनेंट है, ये इसको स्प्रेस करेगा, ये रिसेसिव है, तो कैसा प्लांट आ गया, टॉल। अब उन्होंने F1 जनरेशन से फिर से सेल्फिंग कराई इनकी पेरेंट को, इनको पेरेंट लेके, और यहाँ से गैमेट बना कैपिटल T, यहाँ से बना स्मॉल t, फिर बना कैपिटल T, और फिर बना इधर भी स्मॉल t। नाउ मेंडल गेट कंफ्यूज्ड। मेंडल अब कंफ्यूज हो गए कि गैमेट तो बहुत सारे बन गए, अब क्या किया जाए। ओके, ही टुक हेल्प फ्रॉम द साइंटिस्ट, इंग्लैंड से एक साइंटिस्ट थे, दैट इज प्यूनेट। उन्होंने प्यूनेट साइंटिस्ट की हेल्प ली। प्यूनेट ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, व्हाट यू हैव टू डू, यू मेक अ स्क्वेयर, तुम एक स्क्वेयर बना लो। तो मेंडल ने वही किया, एक स्क्वेयर बना लिया। इस तरह से बोला कि ऐसे तुम यूं कंपार्टमेंट्स बना लो, और दोनों गैमेट्स, इधर वाले दोनों गैमेट्स को इधर लिख दो और इधर वाले को इधर लिख दो। मेल गैमेट्स को इधर लिख दिया और फीमेल गैमेट्स को लिख दिया इधर। बोले अब तुम कॉम्बिनेशन कराओ, इधर से इसकी हुई तो कैपिटल T, इसकी इससे होगी तो कैपिटल T स्मॉल t। नाउ दिस वन, अब ये थोड़ा ना हम पहले लिखेंगे, तो कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव है, तो यू विल राइट T एंड हियर यू विल राइट स्मॉल t। तो मेंडल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इजी हो गया। नाउ व्हाट यू आर सीइंग, क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ भी कैपिटल T, बट हेयर ओनली स्मॉल t। तीन जगह कैपिटल T दिखाई दे रहा है, इट मीन्स तीन प्लांट कैसे आए, टॉल, और वन प्लांट कैसा आया, ड्वार्फ। 3 प्लांट टॉल, 1 प्लांट ड्वार्फ, तो रेशो क्या आ गया, 3:1। क्या रेशो आया, 3:1। और ये कैसा रेशो है, फिनोटिपिक रेशो, कि बाहर से देखा ना, जब पी प्लांट को हम जस्ट देख रहे हैं तो 3 प्लांट हमें टॉल नजर आए और 1 प्लांट हमें ड्वार्फ नजर आया, तो रेशो आ गया 3:1। बट जब मेंडल ने जेनेटिक स्टडी की, जेनेटिक मेकअप को स्टडी किया, तो जीनोटिपिक रेशो कुछ अलग आया। हालांकि मेंडल ने ये उस टाइम पे नहीं दिया था, ये बाद में आया रेशो। जीनोटिपिक रेशो क्या आया, कैपिटल T, स्मॉल t। तो 1 है कैपिटल T, 2 है ये और 1 है ये, तो क्या रेशो आ गया, 1:2:1। So this type of question comes in NEET exam कि what was the phenotypic ratio in monohybrid cross, what is the genotypic ratio in monohybrid cross। So दोनों ही रेशो तुम्हें याद रखने हैं। आई होप टेस्ट ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन समझ आ गया। अब तुम्हें इस टॉपिक से डर नहीं लगेगा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है, कैसे किया जाए। I try to make this topic easy, but you have to do hard work to learn this। थोड़ी मेहनत करोगे तो समझ आ जाएगा, कोशिश करोगे समझने की। अब एक लास्ट टॉपिक आज का, छोटा सा टॉपिक। मेंडल ने एक फॉर्मूला और दे दिया, एक फॉर्मूला दिया मेंडल ने, फॉर्मूला बाय मेंडल। उन्होंने बोला हाफ गैमेट तुम्हारे बने कैपिटल T प्लस हाफ गैमेट बने स्मॉल t। ठीक है, ये बन गया a प्लस बी और इसका स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1/4 कैपिटल T, b स्क्वायर 1/4 स्मॉल t प्लस 2ab, तो 1/2 कैपिटल T स्मॉल t। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एनसीईआरटी में एज इट इज फॉर्मूला दिया है, तो बहुत बच्चे देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्या इक्वेशन आ गई।
तो ये क्या है, हाफ गैमेट बने थे हमारे कैपिटल टी, हाफ गैमेट बने थे स्मॉल टी, ए प्लस बी का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर 1/4 दो टी आ जाएंगे, फिर बी स्क्वायर 1/4 दो स्मॉल टी आ जाएंगे, फिर 2ab 1/2 इंटू टी। तो हमारे पास जो 3:1 रेशो आया था उसमें 75% और 25% की जो है रेशो थी। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने खत्म कर लिया, कुछ बेसिक टर्म्स की बात की। You have to revise it properly. So tomorrow in our next class we'll discuss inheritance of two genes and laws given by Mendel. So up to then you have to revise it properly. Thank you everybody.